अस्सलाम-u-अलैकुम। मेरा नाम कासिम वली है। आज मैं नेपोलियनिक वार को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नए आइडियाज़ और नई इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ट्रीटी ऑफ टिलसिट है, और इसके अलावा इसके बाद कॉजेज हम डिस्कस कर लेंगे। दी रशियन कैंपेन है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। देन द इन्वेजन ऑफ रशिया है, देन रिट्रीट फ्रॉम रशिया है, और आउटकम्स, वार के आउटकम्स डिस्कस कर लेंगे, और देन कंक्लूजन कर लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रीटी ऑफ टिलसिट क्या है, क्योंकि हमारा जो है पूरा वार है इसके अराउंड ही घूमेगा, क्योंकि इसको समझना हमें ज़रूरी है। इसमें बेसिकली ये जो ट्रीटी था ये साइन हो गया था जुलाई 7 18 1807 में। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स थे उसमें। ये सबसे पहले ये था कि पीस था। जो अलेक्जेंडर वन था रशिया का जो किंग था, और इसके अलावा नेपोलियन था, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जो एक दूसरे के दरमियान एक पीस क्रिएट करने के लिए। दूसरा सेकंड ये था कि इसका ब्रिटेन से ये डिससेटिस्फेक्शन थी, क्योंकि जो यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा पावर था ब्रिटिश, वो अपना वर्ल्ड बॉर्डर था उसको मतलब चला रहा था। तो उनके खिलाफ भी उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया। और इसके अलावा जो अलेक्जेंडर था वो सिर्फ पीस के लिए ये ट्रीटी साइन नहीं किया था, बल्कि वो अलाइनमेंट विद नेपोलियन, ये भी उसका एक इंटरेस्ट था कि मतलब ये जो रशिया है, रशिया पे कोई अटैक ना करे, क्योंकि नेपोलियन उस टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी था यूरोप के अंदर। तो देन इसके अलावा रशिया का जो अलेक्जेंडर वन था उसका एक कोर इंटरेस्ट ये भी था कि जो पोलिश आइलैंड लैंड था उसको भी सेव करना था जो यूरोपियन पावर से, और स्पेशली नेपोलियन से भी, क्योंकि वो उसको अपने हाथ से जाने नहीं देता था। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे, काजेस डिस्कस कर लेंगे। काजेस में उससे पहले कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसके वजह से नेपोलियन और जो अलेक्जेंडर वन था उनके दरमियान ये वार लड़ी गई। बाय 1810 में 1810 के दौरान जो रशियन है जो अलेक्जेंडर वन था, उसने ब्रिटिश के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया फिर से, क्योंकि पहले करते थे लेकिन बाद में उन्होंने स्टॉप किया था। जब नेपोलियन के साथ उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था तो उनका जो है ट्रेडिंग सिस्टम था वो फ्रांस के साथ था। 1810 में फिर से रिज्यूम किया ट्रेड ब्रिटिश के साथ। तो फिर नेपोलियन इसको पसंद नहीं करता था, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ था। देन उसके बाद और जो नेपोलियन रशियन था, रशियन के लिए एक मसला ये भी आ रहा था कि जो फ्रेंच गुड्स थे वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी टैक्सेस वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था रशिया को। तो इस वजह से वो ब्रिटिश के साथ ट्रेड करना पसंद किया उसने। फिर उसके बाद कोशिश किया कि जो अलेक्जेंडर था उसके साथ टाई को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन नाकाम रहा। उसके बावजूद नेपोलियन ने ऑफर किया जो है अलेक्जेंडर वन था उसकी जो सिस्टर थी उसके साथ शादी करने के लिए, ताकि ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए। लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया रशिया की तरफ से। दो टाइम मतलब ये प्रपोजल उसने पेश किया हुआ था, तो ये दोनों बार ये कैंसिल हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया। तो इस वजह से भी इन दोनों के ताल्लुकात में खराबी आ गई रशिया और फ्रांस में। फिर उसके बाद रशियन कैंपेन 1812, नेपोलियन ने जब ये चीज़ सारा देख लिया, फिर उसने कोशिश की, इसने फैसले किया कि हम अब ये दोनों जो पावर्स थे रशिया और फ्रांस, ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अब ये जो ट्रीटी बनाया था वो परसू आगे उसको मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। इस वजह से नेपोलियन था उसने वार के लिए इंतजाम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने एक बहुत बड़ा आर्मी को तलब किया, उन्होंने गदर किया। ठीक है, इससे पहले यूरोप के अंदर कोई इतना बड़ा आर्मी किसी ने तलब नहीं किया था। इसके अलावा उसने जो सप्लाईज थे, जो वार के लिए जो ज़रूरी सामान थे, तो उन्होंने उसको असेंबल कर दिया, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए उसने कुछ इंतज़ाम किए। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें एक गलती नेपोलियन से हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक है कि उसने सपोज किया था कि ये जो वार है तकरीबन 30 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। इसने एक गलत सपोज किया था। तो इस तरह नहीं है, ये 30 दिन तक नहीं रहा, लेकिन ये तो बहुत आगे तक चला गया।
फिर हम बात कर लेंगे द रशियन इन्वेजन, मतलब जो इन्वेजन ऑफ रशिया है, नेपोलियन ने फिर हमला करना स्टार्ट किया उस पर, रशिया पर। शुरू में इन्होंने जो निमन था, निमन से रशिया में इंटर होने की कोशिश की, जुलाई उसमें जून 24 1812 में। ठीक है, फिर इसमें 12 नाकाम हो गया, उसमें जो है कामयाब नहीं हो गए। 6,12,000 के करीब उसने मैन को जमा किया हुआ था, आर्मी था तादाद। अलेक्जेंडर वन का जो है आर्मी था वो भी तकरीबन उसी के आसपास ही था, 6 लाख के आसपास ही था, अराउंड में था। और नेपोलियन ने इस वार के दौरान अपना जो आर्मी था उसको उसने डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो इसमें तकरीबन 4-5 ऐसे जो कमांडर थे उनके अंडर में अपना जो है आर्मी था उसको डिवाइड कर दिया। तो और डिवाइड करके मुख्तलिफ फ्रंट में उसने भेज दिया रशियन बॉर्डर पर। सेकेंड ये कि नेपोलियन मार्च किया था विलिनस से, विलिनस टू विस्टिबर्ड, विस्टिबर्ड नाम का एक वो है, जगह का नाम है। वो किया था लेकिन वो फेल हो गया। फेल होने की वजह से उसने फिर अपना जो रुख था, डायरेक्शन था, वो चेंज कर दिया साउथ ईस्ट वर्ड की तरफ। अपना जो है प्लान था उसको बदल दिया। अगस्त 16 अगस्त को 1 लाख तकरीबन 80,000 के करीब जो फ्रेंच आर्मी था वो इंटर हो गए सेरब्स में। बात चल गया, काफी लोग मरे। देन इसमें जो है रशिया जो आर्मी था वहां से वो विड्रॉ कर दी, वहां से वो पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद उन्होंने एक टेक्निक्स इस्तेमाल किया। वो ये कि जो ब्रिजेस थे, जितने बड़े बड़े ब्रिजेस थे उनको उन्होंने जला दिया। और इसके अलावा पूरे जो सिटी था, टाउन था, उसको पूरा खत्म कर दिया, जला दिया। तो फिर उसमें जो नेपोलियन था, नेपोलियन की आर्मी थी, उनको बहुत ही मसला हो गया। मसला ये कि उनका है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो फेल हो गया, और इसके अलावा जो इनकी इफेक्टिवनेस था, जो नेपोलियन आर्मी का जो इफेक्टिवनेस था वो कम हो गया। वो एटलीस्ट वो डिमोरल हो गए, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज थे, जो ट्रांसपोर्ट के लिए रिसोर्सेज थे, वो इनसफिशिएंट थे। वो इतना उनको मतलब फ़ायदा नहीं हो गया। और इसके अलावा 16 अगस्त से 19 अगस्त तक तकरीबन 15,000 के करीब नेपोलियन आर्मी की डेथ हो गई। और इसके अलावा वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये आया कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसके लिए उन्होंने घोड़े लाए हुए थे, हॉर्सेस थे, तकरीबन 3 लाख के करीब। उनके लिए फूड का शार्टेज हो गया। और इसके अलावा जो डिजीज, बहुत सारे मुख्तलिफ बीमारी फैल गई, उसकी वजह से लोग मर गए। और बहुत काम ज़्यादा बढ़ गया था। उसके अलावा जो डेथ रेट था वो बहुत ही बढ़ गया था इसमें। अब इसके बाद एक और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा वार लड़ी गई, जिसका नाम है बैटल ऑफ ब्राडीनो, क्योंकि वो बहुत ही मशहूर है। तो नेपोलियनिक वार में 1812 की जो वार था उसमें बहुत ही एक समझ ले कि एक ब्लडियस वार के नाम से जाना जाता है। उसमें रशिया डिफीट कर गया इस वार में, क्योंकि ये एक बहुत खूनखार किस्म का वार था। दोनों तरफ से, दोनों तरफ के जो आदमी थे वो बहुत मर गए थे, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा गए थे। तो इसमें नेपोलियन द्वारा जीत गया था, उससे नेपोलियन को काफी कॉन्फिडेंस मिल गया। वो इसमें समझ लो उसकी जो आर्मी को बूस्टअप मिल गया, क्योंकि उससे पहले काफी वो मुश्किलात के सामना कर चुके थे। तो इस बार के बाद जो नेपोलियन था उसने कहा कि मजीद आगे बढ़ना है, कि रशिया के अंदर इंटर होना है। तो इसने फैसला किया कि मैं मॉस्को के अंदर इंटर हो जाऊं। और जो जो रशियन आर्मी था वो वहाँ से, जो बराडीनो से निकल के वो गए तकरीबन साउथ वर्ड की तरफ, जो नारा रिवर है उसकी तरफ चले गए। और नेपोलियन के आर्मी थे वो इंटर हो गए मॉस्को के अंदर। तकरीबन 95,000 के करीब लोग थे। और ये है सितंबर 14 में। फिर उसके बाद उसी रात को ही जो रशियन के आर्मी थे, रशियन का जो आर्मी था, उन्होंने उस पूरे सिटी को जला के राख कर दिया। जिस तरह आप देख सकते हैं पूरा आग लगी हुई है उसमें। उन्होंने एक वार्डिनेट टेक्निक था, क्योंकि रशिया का जो वेदर है वो बहुत एक्सट्रीम होता है। इसकी वजह से उनको पता था कि जब हम लोग यहाँ पे जितने भी मकान रह रहे थे वो जलाएंगे, शेल्टर जो भी सिस्टम है वो जलाएंगे। उसके बाद फूड सिस्टम था वो उसको ख़त्म किया, वहाँ उन्होंने जला के ख़त्म कर दिया।
ब्रिजेस थे, हर चीज़ जो नेपोलियन के आदमी वो फ़ायदा ले सकते थे, उन तमाम को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये एक उनका वार टेक्टिक्स था। फिर इन सब को देखते हुए जब ये मॉस्को आ गए, नेपोलियन के जो आर्मी था, ये उनका जो फैसिलिटी वगैरह का इशू था वो ऑलरेडी सफ़र कर चुके थे। तो रशिया ने फिर रिट्रीट कर दिया उनको, मतलब उनको उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान दे दिया रशिया ने, उनको कत्लो आम कर दिया। उनकी जो नेपोलियन की आर्मी था उनको बहुत ह्यूज तादाद में उनको कत्ल कर दिया। तो इसको देखते हुए नेपोलियन ने फैसला किया कि अब निगोशिएशन का टाइम आ चुका है, क्योंकि नेपोलियन ये अंदाज़ा कर चुका था कि ये जो वार है वो उसके हाथ से निकल चुका है। तो इसने ऑफर दिया अलेक्जेंडर वन को कि हम लोग बातचीत के जरिए इस मामला को हल कर देंगे। फिर अलेक्जेंडर वन था, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर को पता था कि मजीद अगर ये यहाँ पर रहेंगे, मॉस्को के अंदर रहेंगे, तो ये ऑलरेडी वेदर की वजह से ही ये लोग डिफीट कर जाएंगे, लूज कर जाएंगे। तो इस वजह से उसने कहा कि भाई अभी कोई बातचीत वगैरह नहीं होगा, वार है तो बस जंग ही लड़ेंगे। तो इसी तरह नेपोलियन की जो आर्मी इंटर हो गए थे मॉस्को के अंदर, तकरीबन 95,000 के करीब मैन थे। अब वो रह चुके थे 55,000 के करीब हो गए थे, और इसमें जो फूड सप्लाई था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। और इसको देखते हुए जो नेपोलियन था उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, उसने डिसीजन ले लिया। डिसीजन ये कि 5 सितंबर को अपना जो कमान था वो मुराद को दे दिया, और उसने ये सोचा कि अगर ये जो डिजास्टर न्यूज़ है वो मेरे पहुंचने से पहले अगर फ्रांस पहुंच जाए तो ये उसके फेवर में नहीं था, क्योंकि वो पॉपुलर बंदा था, मशहूर बंदा था। तो उसने कहा कि ये न्यूज़ वहाँ पहुंचने से पहले मुझे वहाँ पे जाना है। तो कमांडशिप अपने जो है दूसरे मिलिट्री कमांडर को दे दिया, और खुद वहाँ से रिटर्न हो गया, वहाँ से निकलने की कोशिश की। अब दोस्तों तकरीबन 6,12,000 के करीब रशिया शुरू में इंटर हो गए थे आर्मी। अब तकरीबन 1,20,000 के करीब वो रिटर्न कर गए रशिया से। और इसके अलावा इस बार में जो है रशिया की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी, तकरीबन उसके 2 लाख के करीब लोग मरे थे, और इसके अलावा बहुत सारे लोग जख्मी थे, और काफ़ी लोग डिस्पर्स हो गए थे डेजर्ट और जंगल में। तो ये बहुत सारा कैजुअलिटी था। अब बात कर लेंगे उस वार के आउटकम्स। आउटकम्स क्या निकले? आउटकम्स 3 उसके मेन आउटकम्स है। सबसे पहला ये कि रशिया बिकम द इमर्जिंग पावर इन यूरोप। यूरोप के अंदर रशिया एक इमर्जिंग पावर के तौर पे सामने आ गया, एक मजबूत पावर बन गया, क्योंकि नेपोलियन को इससे पहले किसी ने नहीं हराया था। तो एक ये इसको एक एज था कि जो है उसको मौका मिल गया कि तो यूरोपियन जो पॉलिटिक्स था उसके अंदर पॉलिटिक्स खेलने के लिए। दूसरे की इन्फ्लुएंशियल एक्टर इन यूरोपियन पावर के अंदर इन्फ्लुएंशियल पावर बन गया, एक्टर बन गया, क्योंकि उससे पहले रशिया का इतना इतना इसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं था यूरोप के पावर में। इस बार के बाद रशिया फिर इन्फ्लुएंशियल बन गया। अब रशिया भी यूरोप के जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत ही फ्रंट मैन की तरह खेलना स्टार्ट कर दिया, उसने पार्टिसिपेट कर दिया। जैसे उससे पहले फ्रांस था, इंग्लैंड, ब्रिटेन था, और इसके अलावा जर्मनी था, इटली था, ये सारा इंटरनेशनल पावर थे। इस बार के बाद जो है रशिया भी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक्टर बन गया पॉलिटिकली। और जो लास्ट जो है आउटकम है इस वार का, जो है नेपोलियन लॉस्ट हिज पॉपुलैरिटी। इस वार के बाद नेपोलियन जो यूरोप के अंदर हारना स्टार्ट कर दिया, उसके जो डाउनफॉल के एक समझ लो एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया नेपोलियन का। उसने तकरीबन अपने जो फ्रांस के अंदर भी पावर को लॉस कर दिया, और जो कॉन्टिनेंटल पावर का उसका एक कॉन्सेप्ट था वो भी उसने वहाँ से उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। बाद में ब्रिटिश के साथ भी उन्होंने वार लड़ी, उसको भी हार गया, ब्रिटिश से भी हार गया नेपोलियन। और इसके अलावा उसका पूरा जो है एक कॉन्सेप्ट था जो यूरोप को कॉन्कर करना, वो ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे कंक्लूजन में जिस तरह जो इस बार को बहुत ब्लडियस वार के नाम इस वार को ब्लडियस वार के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि
दोनों साइड पे फ्रांस और जो है फ्रांस और रशिया के दोनों दोनों साइड के आदमी थे, वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज आ गए थे, लोग मरे थे। और इसके अलावा यूरोपियन पावर में चेंजेस आ गए, बहुत सारे नए नए कन्वेंशन हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, और अलाइंस चेंज हो गए। तो इसके अलावा बियाना कन्वेंशन हो गया, और इसके बाद जो रशिया एक ग्रेट पावर हो गया। ठीक है, इससे पहले ग्रेट पावर तो पावरफुल था लेकिन ग्रेट पावर नहीं था। और इस देन जो फ्रांस का जो एक उसने एक आइडेंटिटी बनाया था एक शॉर्ट पीरियड में, नेपोलियन ने, वो एकदम डिक्लाइन हो गया, उसने अपना जो है पावर को खो दिया। तो ये था आज की प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिला होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले बार नई वीडियोस के साथ हम हाजिर होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा।